हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक ईफ चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन। पूंजीगत लाभ के संबंध में शुल्क का आधार क्या है। तो इसका आंसर है एनी गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द immediately following assessment year if it is not eligible for exemption under section 54, 54B, 54D, 54E and 54G। पिछले वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न कोई भी लाभ तत्काल बाद के निर्धारण वर्ष में पूंजीगत लाभ के तहत कर के लिए प्रभार्य है यदि यह इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है, ये जो आपका कोई इनकम जो कि कैपिटल के ट्रांसफ़र से अराइज होती है वो कैपिटल गेन हेड के तहत चार्जेबल होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, और हाँ, अगर ये किसी एग्जाम्शन के सेक्शन के अंदर नहीं आती है तो ये कैपिटल गेन के तहत ही इस पर कर यानी कि टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ टैक्स इवेजन। शॉर्ट आंसर, टैक्स एवेजन क्या है, कर वंचना क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो टैक्स इवेजन हैपेंस व्हेन पीपल डू नॉट रिपोर्ट देयर एक्चुअल इनकम अंडर द इनकम टैक्स रिटर्न। दिस इज कंसिडर इलीगल एंड द डिफॉल्टर्स हु हाइड्स द एक्चुअल इनकम कैन बी पनिश अंडर द लॉ। कर चोरी तब होती है जब लोग आयकर रिटर्न के तहत अपनी वास्तविक आय की रिपोर्ट नहीं करते हैं। यह अवैध माना जाता है और वास्तविक आय छिपाने वाले डिफॉल्टर को कानून के तहत दंडित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कर की चोरी, टैक्स एवेजन जो है उसमें लोग क्या करते हैं कि अपनी जो रियल इनकम होती है उसको वो छुपा लेते हैं। ठीक है, उसका रिपोर्ट नहीं करते हैं और ये तरीका जो है टैक्स से बचने का वो अवैध माना जाता है। और जो कोई भी ये काम करता है उसको उस डिफॉल्टर को कानून के तहत दंडित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस इन इंडिया। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है इंडिया में। तो इसका आंसर है हमारा, टैक्स अवॉइडेंस इज अ एनी लीगल मेथड यूज बाय अ टैक्स पेयर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ओव्ड। इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड कॉरपोरेशन कैन यूज फॉर्म ऑफ टैक्स अवॉइडेंस टू लॉयर देयर टैक्स बिल्स, टैक्स क्रेडिट्स, डिडक्शंस, इनकम एक्सक्लूजन एंड लूपहोल्स आर फॉर्म ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस। जो ये टैक्स अवॉइडेंस है यानी कर परिहार है, किसी भी कानूनी विधि का उपयोग करदाता द्वारा बकाया आयकर की राशि को कम करने के लिए किया जाता है। यानी टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होता है, करदाता होता है, वो अपनी जो बकाया इनकम टैक्स होती है, आयकर होता है, उसको कानूनी विधि के द्वारा उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, व्यक्तिगत करदाता और निगम अपने कर बिलों को कम करने के लिए कर परिहार के रूपों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं टैक्स अवॉइडेंस के जो कि लीगल होते हैं, उसका उपयोग करके वो अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। टैक्स क्रेडिट, कटौतियाँ, आय बहिष्करण और कमियां कर से बचने के तरीके हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स इक्वेजन क्या है। इवेजन जो है वो इलीगल मेथड है, इसमें इसको कर चोरी करना भी कहते हैं, और अवॉइडेंस जो है वो लीगल मेथड है अपने टैक्स को कम करवाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा 56(2) क्या है। तो सेक्शन 56 इज वाया ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम वेयर अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, specified company or a firm received share of a specified company from a person or for no or adequate consideration। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 आय के कराधान के लिए प्रदान करती है जहां एक कंपनी अपने सार्वजनिक रूप से दिलचस्पी नहीं है, जिसमें कि जो कंपनी होती है उसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको निर्दिष्ट कंपनी भी कहते हैं, या एक फर्म किसी व्यक्ति से बिना किसी या अपर्याप्त प्रतिफल के निर्दिष्ट कंपनी से शेयर प्राप्त करती है, तो उसके लिए कुछ एजम्पशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लाइक टैक्स फ्री
एंड लेस टैक्स सिक्योरिटी। कर मुक्त और कम कर वाली प्रतिभूतियाँ जैसी प्रतिभूतियों पर ब्याज पर आधारित समस्या है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आर दोज फिक्स इनकम सिक्योरिटी इशूड बाय पब्लिक अंडरटेकिंग विच ऑफर्स टैक्स फ्री इंटरेस्ट income to the investors. The investor earn the prefixed interest each year without incurring any tax obligation on it. Similar to other bonds, they also repay the principal amount of maturity. ये क्या है कि कर मुक्त बॉन्ड सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां हैं जो निवेश को यानी कि इन्वेस्टर को कर मुक्त ब्याज आय प्रदान करती है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इनकम होती है वो कर मुक्त होती है यानी कि टैक्स फ्री होती है। उस पर जो ब्याज उनको प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस ब्याज पे उनका टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। निवेशक प्रत्येक वर्ष बिना किसी खर्च के पूर्व निर्धारित ब्याज अर्जित करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हर साल वो बिना किसी टैक्स पे करने के, बिना किसी खर्चों के जो पूर्व निर्धारित इंटरेस्ट होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड जो इंटरेस्ट होता है वो अर्जित करते हैं यानी कि अर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द जनरल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अन्य स्रोतों से मुख्य आय के अंतर्गत सामान्य आय क्या है? वन टाइम इनकम सच एज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कैटेगराइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो ये इनकम होती है जैसे कि लॉटरी में विनर हो जाना, हॉर्स रेस में पैसे अर्न करना, किसी बैट के थ्रू पैसे अर्न करना, या क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम या जुए से जो इनकम अर्न होती है उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि ये किसी हेड के तहत नहीं आती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के तहत इस इनकम को लिया जाता है। आइए इसके हिंदी मीनिंग को पढ़ लेते हैं। एक बार की आय जैसे लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहेली, ताश के खेल, जुआ या किसी अन्य रूप में सट्टेबाजी में जीते गए जो अमाउंट होती है, जो पैसे होते हैं, वो अन्य स्रोतों से आय के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अदर विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ एसएससी। किन परिस्थितियों में दूसरों की आय को एसएससी की आय के साथ जोड़ा या निर्धारित किया जाता है? तो ये किस सिचुएशन में होता है हमको बताना है। एज पर सेक्शन 64(1) if an individual transfer directly or indirectly his or her asset other than house property to his or other suppose otherwise than for adequate consideration, then income from such asset will be clubbed with the income of the individual. ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है धारा 64(a) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, गृह संपत्ति के अलावा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने या अपने पत्नी को पर्याप्त प्रतिफल के अलावा स्थानांतरित करता है तो उसके होने वाली जो आय है उस पर जो टैक्स होगा वो उस इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हानियों के प्रतितुलन और आगे ले जाने का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए। सेट ऑफ और लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम of that particular year. Losses that are not set off against income in the same year can be carried forward to the subsequent years for set off against income of those years. A set of could be an intra-head set off and inter-head set off. घाटे के समायोजन का अर्थ है उस विशेष वर्ष के लाभ या आय के विरुद्ध हानियों को समायोजित करना। नुकसान जो एक ही वर्ष में आय के विरुद्ध सेट नहीं किया जा सकता उसके अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज 80D डिडक्शन कैलकुलेटेड। धारा 80D के डिडक्शन को, कटौतियों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है आपका द डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80D फॉर द पर्सन अंडर द एज ऑफ 60 इफ अप टू INR 25,000 the
25,000 limit includes a 5,000 preventing health examination. If the insured is above 60 year old, the deduction limit is increased to INR 50,000. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए धारा 80D के तहत कटौती की सीमा INR 25,000 तक है। 25,000 तक की सीमा में 5,000 की जो निवारक स्वास्थ्य जांच शामिल है यदि बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो। यदि जो बीमित व्यक्ति है उसकी आयु जो 60 वर्ष से ज़्यादा है तो उसका जो ये डिडक्शन का लिमिट है वो बढ़ जाएगा और ये बढ़ के 50,000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की कर देनदारी क्या है। तो टैक्स लायबिलिटी इज द पेमेंट ओव्ड बाय एन इंडिविजुअल, बिजनेस और अदर एंटिटी to a federal, state or local tax authority. Similarly, you have a tax liability when you earn income of general profit by selling an investment or other asset. कर देयता एक व्यक्ति, व्यवसाय या अन्य संस्था द्वारा एक संघीय, राज्य या स्थानीय कर प्राधिकरण को देय भुगतान है। आमतौर पर जब आप आय अर्जित करते हैं तो आपकी कर देयता होती है, या किसी निवेश या संपत्ति को बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो भी आप कर देयता के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको कर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया। भारत में किसी व्यक्ति की कर देनदारी क्या है। अ टैक्स लायबिलिटी इन अ डेब्ट एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू पे द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम एट आइदर द अप्लीकेबल स्लैब रेट ऑफ स्पेशल रेट्स। कर देयता एक ऋण है जिसे प्रत्येक करदाता को आयकर विभाग को चुकाना होता है। कर देयता की गणना या तो लागू स्लैब दर के या विशेष दरों पर शुद्ध रूप से जो आय होती है, जो शुद्ध रूप से कर योग्य आय होती है, उस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आइड्स द प्रोड्यूसर ऑफ फिलिंग ई रिटर्न। ई रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। तो ई रिटर्न दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो है हमारा रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द ITR पोर्टल। अपने आप को ITR पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। टू रजिस्टर ऑन द ITR पोर्टल यू शैल हैव टू प्रोवाइड परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। जब आप अपने आप को ITR पोर्टल पे रजिस्टर कर लेते हैं तब उस पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन और डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, बताना होता है, उसमें ऐड करना होता है। सेलेक्ट द रेलिवेंट ITR फॉर्म। डाउनलोड द ITR फ्रॉम द एप्लीकेशन टू यू। एक रेलिवेंट ITR फॉर्म को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ITR फॉर्म को एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। फ्रॉम फिलिंग एक्नॉलेजमेंट एंड वेरिफिकेशन टैक्स रिफंड। इसका हिंदी दिया हुआ है। ITR पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। ITR पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर और नाम और जन्मतिथि देनी होती है। प्रासंगिक ITR फॉर्म का चयन करें। आपके लिए लागू ITR फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म भरने, पावती और सत्यापन करें, उसके बाद कर वापसी करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न फॉर फाइलिंग विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। आयकर अधिकारियों के पास फाइल करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिटर्न के बारे में चर्चा करें। इनकम टैक्स रिटर्न ITR is a form in which the taxpayer file information about their income earned and tax applicable to the income tax department. The department has notified 7 various forms: ITR first, ITR second, ITR third, ITR fourth, ITR fifth and ITR sixth and last ITR 7 to date. इनकम टैक्स रिटर्न ITR एक ऐसा फॉर्म है जिसमें करदाता अपने अर्जित आय और लागू होने वाले टैक्स की जानकारी आयकर विभाग को देते हैं। विभाग से 7 विभिन्न रूपों को अधिसूचित किया जाता है, अर्थात ITR 1 के तहत ITR 2, ITR 3 और ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 डेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। सारे थियरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।